वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने वाला हूँ। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना बताया है और कुछ बच्चों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया है और इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स भी किए हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर कॉम्प्लीमेंट्स। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आज का जो पार्ट है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो बहुत सारे जो भ्रम है आपके अंदर, वो आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको मैंने अपने YouTube चैनल पे डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ भी जाकर के देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कमल जैन इंग्लिश क्लासेस। आज हम आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनको बता रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स हैं इसमें बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाए या ना कहा जाए। जैसा कि पिछले वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट भी किया है, इसने कम्प्लीमेंट किया है कि सर उसके जो टीचर हुआ करते होंगे उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आर्टिकल को भी बताया। पर ध्यान दीजिए, आर्टिकल इज नॉट द पार्ट ऑफ स्पीच। आर्टिकल को हम ये कह सकते हैं कि वो एक एडजेक्टिव है। इसलिए मैंने आपसे बोला है कि आर्टिकल को मैंने अपने YouTube चैनल पर बहुत अच्छी तरह से इसका वीडियो डाला हुआ है। अगर आपके पास वक्त है तो आप जरूर उसको देखिएगा, उसके बाद ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक एक पार्ट के बारे में। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीधे सीधे बताएं तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। अब तक आपने जो पढ़ा होगा उसमें भी उससे भी बेहतरीन तरीके से आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा रहा हूं। और इसके अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 होते हैं और इनको मैंने रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारी के माध्यम से जोड़ा है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारा एक घर होता है, इसके अंदर मेंबर्स रहते हैं, उसी प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम का एक घर है और इस घर के अंदर कुछ मेंबर्स रहते हैं जिनमें जो मेन मेंबर है, चीफ मेंबर है, वो आपके फादर हैं। और फादर, अगर किसी के फादर की डेथ हो गई है तो फादर की जगह उस घर का चीफ मेंबर मम्मी नहीं होती बल्कि उसका बेटा माना जाता है। उसके कंधों पर ही जिम्मेदारी मानी जाती है। हालांकि चाहे वो कितना भी छोटा हो फिर भी उस घर के मुखिया के रूप में उसके बेटे को ही माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे परिवार का सबसे बड़ा मेन जो सदस्य है वो नाउन है और नाउन के बाद दूसरा यानी नाउन की जगह लेने वाला व्यक्ति है वो उसका बेटा यानी प्रोनाउन है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन की हम डेफिनेशन बोलेंगे अ वर्ड, एक ऐसा शब्द यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पर हम यूज करते हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं जैसे बॉय एक नाउन है तो इसकी जगह हम ही यूज कर सकते हैं। गर्ल एक नाउन है, इसकी जगह हम सी यूज कर सकते हैं। बुक एक नाउन है, इसकी जगह हम प्रोनाउन इट यूज कर सकते हैं। अगर ये प्लूरल हो जाते हैं, जैसे बॉय का बॉयज हो जाता है तो इसका प्रोनाउन दे हो जाता है। इसी प्रकार से अगर बुक का प्लूरल बुक्स हो जाता है तो इसका भी प्रोनाउन दे हो जाएगा। तो जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन। तो पहला डेफिनेशन आपने प्रोनाउन की पढ़ी, वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नेक्स्ट पार्ट है आपका वर्ब, थर्ड पार्ट। वर्ब को मैंने मम्मी क्यों कहा है, क्योंकि मम्मी को बेटे की और अपने हस्बैंड की एक्टिविटीज पता होती हैं। यानी अगर कोई माँ से ये पूछता है कि आपके हस्बैंड कहाँ गए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो कह सकती है कि वो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और अगर उससे पूछा जाता है कि आपका बेटा क्या कर रहा है तो वो कह सकती है कि वह खेल रहा है। उन दोनों की जो एक्टिविटी है अर्थात उन दोनों की जो एक्शन है वो माँ को पता होती है। इसलिए हम वर्ब की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, वर्ब tells the actions of a noun or pronoun। ध्यान दीजिए, नाउन और प्रोनाउन ही एक्शन करते हैं और इसलिए इन दोनों की जो एक्शंस हैं वो कहलाती है वर्ब। जैसे अगर मैंने ये कहा राम इज वर्किंग, तो राम क्या एक्शन कर रहा है, वो वर्किंग कर रहा है। अगर मैं ये कह देता ही इज प्लेइंग, यानी ही जो प्रोनाउन है वो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है। तो इस नाउन या इस प्रोनाउन की जो एक्टिविटी है वर्किंग और प्लेइंग, इसको हम क्या कहेंगे, वर्ब। यानी आपने थर्ड पार्ट जाना, मम्मी का काम है जो नाउन और प्रोनाउन यानी फादर और सन की एक्टिविटी को बताना। नाउ फोर्थ नंबर है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मैंने बुआ क्यों कहा है, क्योंकि बुआ अपने भैया की और अपने भतीजे की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। वो अपनी भाभी की तारीफ नहीं करती, ननद भौजाई की तो बनती ही नहीं।
तो आप इसके रिश्ते के माध्यम से कह सकते हो जो नाउन और प्रोनाउन की तारीफों के पुल बांधे, उसकी क्वालिटी बता दे, वो समझ जाना एडजेक्टिव होगा। तो हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये लिखेंगे, एडजेक्टिव टेल्स द क्वालिटी, क्वालिटी बता सकता है, क्वांटिटी बता सकता है, साइज बता सकता है, शेप बता सकता है, कलर बता सकता है, नेशनैलिटी बता सकता है और पर्पस बता सकता है। सब कुछ बता सकता है, लेकिन किसका? ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएं, क्वांटिटी बताएं, ये सारे मतलब जो है वो सारे के सारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे अगर मैंने बोला 10 बॉयज, तो 10 इज टेलिंग द नंबर। अगर मैंने कहा मच मिल्क, तो मच जो है ना वो उसकी क्वांटिटी बता रहा है। अगर मैंने कहा ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल किसकी क्वालिटी बता रहा है? गर्ल की। देन ब्यूटीफुल एक क्वालिटी बता रहा है। अगर मैंने कहा राउंड टेबल, तो राउंड उस टेबल की शेप बता रहा है। अगर मैंने कहा रेड पेन, तो रेड उस पेन की कलर बता रहा है। अगर मैंने कहा लॉन्ग ब्रिज, तो उस ब्रिज की लॉन्ग यानी लंबाई यानी साइज बता रहा है। और अगर मैंने कहा इंडियन सोल्जर, भारत का सैनिक, तो इंडियन उसकी नेशनलिटी बता रहा है। इस प्रकार से किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, डिजाइन, कोई भी अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में बोलता है तो वो ये कहलाएगा एडजेक्टिव। तो आपने तीसरा जो चौथा पार्ट जो पढ़ा, बुआ, जो भैया और भतीजे अर्थात नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताती है। अब नंबर आता है पांचवा पार्ट, कंजक्शन। कंजक्शन को मैंने बोला है मीडिएटर है। वो मीडिएटर का काम है शादियां करवाना, और वास्तविकता में शादियों का सीजन है, जूते भी वो सबसे ज्यादा खाता है, क्योंकि मीडिएटर केवल और केवल जोड़ने का काम करता है। उस बेचारे का काम है वो जोड़ना, संबंध कराना होता है। नाउन को नाउन से जोड़ सकता है, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ सकता है, नाउन और प्रोनाउन जोड़ सकते हैं, एक नाउन एक प्रोनाउन, प्रोनाउन एक नाउन, कुछ भी जोड़े जा सकते हैं। दो क्लॉजेज जोड़ सकते हैं, दो फ्रेजेज जोड़ सकते हैं, क्योंकि नाउन क्लॉजेज और फ्रेज नाउन फ्रेज होंगे तो वो जोड़े जा सकते हैं। तो ओवरऑल इसका जो कंजक्शन का जो वर्क है वो क्या है? टू कनेक्ट टू और मोर नाउन्स, प्रोनाउंस, क्लॉजेज और फ्रेजेज। कई बार देखने में आता है, ऐसा लगता है जैसे उसने एडजेक्टिव को जोड़ दिया है, पर वो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है उसमें नाउन एक कॉमन के रूप में होता है। पहले तो हम कंजक्शन की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? कंजक्शन की डेफिनेशन होगी, कंजक्शन कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स टू और मोर, दो या दो से अधिक नाउन्स, प्रोनाउन को, क्लॉजेज को, क्लॉजेज जो है, और फ्रेजेस को, इनको जोड़ता है। जैसे अगर मैंने बोला राम एंड रवि, सीता एंड गीता, यू एंड आई। अगर मैं ये कहता हूं सीता इज अ ब्यूटीफुल एंड वाइज गर्ल, सीता एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान लड़की है, तो ऐसी स्थिति में आपको यह लगेगा कि मैंने दो एडजेक्टिव को और एंड से जोड़ दिया है। पर ध्यान दीजिए, इसमें जैसे x² + x में हम x कॉमन ले लेते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड अ वाइज गर्ल में गर्ल को कॉमन ले लिया है। तो इंग्लिश मैथ बेस्ड होती है, इस वजह से ऐसा है। मैं आपको, मेरा पढ़ाना आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। एक्चुअली I had just completed my MSc in 1993 from Agra College, and I was the topper of mathematics student. I got first position in the whole college, and I was the topper at that time. After that, I have just completed my engineering from Delhi. मैं इंजीनियर भी हूँ। फिर मैंने 99 में मैंने MA किया है, और मेरी जो बिगेस्ट प्रॉब्लम थी, अर्लियर आई हैव जस्ट टोल्ड यू, मेरी जो प्रॉब्लम थी वो इंग्लिश थी, और उसी इंग्लिश की वजह से मेरे सिलेक्शंस नहीं हो पा रहे थे। पर हाँ, मैं ये सोचता हूं कि अगर मुझे जैसा टीचर मिल गया होता तो सिलेक्शन हो जाते। मैं आपको मिल गया हूं, तो मैं वायदा करता हूं
जिस कंसेप्ट को मैं क्लियर करा रहा हूं, रीजन ये है कि जिस कंसेप्ट से मैं परेशान रहता था, आज मैं आपके वो सारे कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और जानिए कि वास्तविकता में कंसेप्चुअल इंग्लिश क्या होती है। केवल ऊपर ऊपर से इंग्लिश पढ़ लेंगे आप तो हो सकता है आपको लगे कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। मैं एक एक बेस को बताते हुए चल रहा हूं। जितनी भी चीजें आपको अब तो मैं कुछ दिनों बाद लाइव भी आऊंगा इस पर, बहुत सारी जो चीजें हैं जो बताते हुए जाऊंगा। और दूसरा, आपका जब तक एग्जाम होगा तब तक सारी चीजें करा दूंगा। मैंने आपको पैसेज के लिए भी बोला है, क्योंकि अगली वीडियो में पैसेज की ही डालने वाला हूं। बीच में मैं पैसेज कराते हुए चलूंगा। पैसेज जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है, उसको कराना बहुत ईजी है। आपके एक्स वाई ग्रुप में तो बेहद ईजी आते हैं। एसएससी और कैट लेवल की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े आते हैं, लेकिन पैसेज कराने का तरीका दूसरा लोगों का थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं अपने दूसरे तरीके से कराता हूं। मैं मान के चलता हूं पैसेज होंगे और अच्छी तरह से आप खुद कहेंगे कि पैसेज करना बहुत टफ पार्ट नहीं है। 5 क्वेश्चन उसी के होते हैं, उसकी वजह से स्कोरिंग होती है। वोकैबुलरी भी कंपलसरी है, पर वोकैबुलरी को इतना ज्यादा मन लगाइए। हजारों लाखों वर्ड्स याद करने के बाद भी आप कोई कंफर्म नहीं कर सकते कि आप जो है उसका वो फंसेगा पेपर जो है एंटोनिम्स सिनोनिम्स। और एक एक एंटोनिम्स सिनोनिम्स पे जान मत लगाइए, मैं भी कराऊंगा उसको। लेकिन ग्रामर सेक्शन ऐसा है जो सॉलिड है, इसके मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको ग्रामर सेक्शन को, पैसेज को, इसको नहीं छोड़ना है किसी सूरत में। वोकैबुलरी भी अगर आ जाती है तो बेस्ट है, 4 या 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आते ही आते हैं। लेकिन ग्रामर सेक्शन बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है और ज्यादातर लोग है ना वो ग्रामर सेक्शन को पढ़ा भी नहीं रहे होते इतना बढ़िया तरीके से। चलिए हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जैसे आपने देखा ब्यूटीफुल और वाइज जो जुड़े हुए हैं, लग रहा है आपको जैसे वो एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं, पर वास्तविकता में वो कंजक्शन की तरह ही जो है नाउन की तरह ही वर्क कर रहे होते हैं। यहां पर ये नाउन कॉमन होता है इसके अंदर। तो कंजक्शन इज अ मीडिएटर विच कनेक्ट्स नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करता है। इसके बाद जो पार्ट आता है उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को मैंने कहा वह एक सर्वेंट होता है, नौकर होता है। आप भी जानते हो, मम्मी को यह तो पता है कि फादर और सन कर क्या रहे, इन दोनों की एक्टिविटी पता है, पर इनकी पोजीशन यानी ये कहां गए हैं ये नौकर को पता है। इसलिए हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन को हम 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, प्री और पोजीशन। प्री यानी आगे लग जाए और पोजीशन बताए, यानी कोई ऐसा वर्ड, शब्द जो पोजीशन तो बताए, ऊपर है, नीचे है, बगल में, इधर उधर, जो भी चीज है, और वो ध्यान रखना वो नाउन के पहले लगना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन टेल्स द पोजीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताता है, एंड केप्ट बिफोर देम, और उनके पहले रखा जाता है। ध्यान रखना, अगर प्रपोजिशन को प्रपोजिशन कहना है तो वो नाउन के ही पहले होनी चाहिए। अगर मैं ये कहता हूं आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूं, तो दिल्ली यहां पर नाउन है, इसलिए मैं फ्रॉम को क्या बोलूंगा, प्रीपोजिशन, क्योंकि ये पोजीशन बता रही है कि दिल्ली से आ रहा है। लेकिन हर फ्रॉम प्रपोजिशन थोड़ी हो सकती है। अगर मैं आपसे कहता हूं वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, और आपसे ये पूछा गया कि इसमें फ्रॉम क्या है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इवन टीचर, वो भी इस फ्रॉम को प्रपोजिशन कहते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया कि कोई भी वर्ड जब तक एक सेंटेंस में अप्लाई नहीं होता तब तक उसको बारे में कुछ नहीं बोल सकते। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा बताइए फैन क्या है, तो आप ये मत कह दीजिए कि पंखा होता है। फैन माने तो प्रशंसक भी होता है। अगर मैंने कहा आई एम द फैन ऑफ अक्षय कुमार, तो मैं अक्षय कुमार का प्रशंसक हूं, मैं पंखा थोड़ी हूं उसका। लीव माने छोड़ना भी होता है, लीव माने पत्तियां भी होती है, लीव माने छुट्टी भी होती है। तो वर्ड के यूज करने पर डिपेंड होता है, उस वर्ड को सेंटेंस में लगने के बाद हम कह सकते हैं कि वो क्या है। अगर हम ये कहते हैं कोई भी वर्ड वो उस सेंटेंस में लगने के बाद ही पता चलता है कि वो क्या है। जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि बताओ ये पेन क्या है, तो ये वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव कुछ भी बन सकता है। जैसे आपने इंटरमीडिएट में अगर यूपी बोर्ड से बिलोंग करते होंगे तो पहला लेसन था पेन पैल, पत्र मित्र, जिसमें वो एलिस को पत्र लिखता है अमेरिका की, आपने स्टोरी में, शॉर्ट स्टोरी में पढ़ा होगा। तो पेन पैल में पेन है ना, वो एडजेक्टिव का वर्क करता है वहां, और पैल है वो नाउन है, तभी तो उसको बोला पेन पैल। अगर मैं पेन को वर्ब बना देता हूं तो हम इसमें ईडी या आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे ये स्टोरी है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, तो लिखी गई के लिए रिटन तो बोलते ही, इसकी अपेक्षा आप ये बोल सकते हो दिस स्टोरी इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। इसी प्रकार से दिस स्टोरी इज पेन्ड बाय, पेन्ड ईडी लगा रहे तो दैट मीन्स वर्ब बना दिया हमने।
तो एवरीथिंग इन इंग्लिश वर्ब हो जाती है। अब जैसे हाउस बोल रहे तो हाउस तो वैसे आपने कहा घर है, लेकिन वास्तविकता में हाउस में आईएनजी लगाकर आप बोल देते हैं हाउसिंग कॉलोनी, हाउसिंग सोसाइटी है। तो अगर आप हाउस में आईएनजी लगा रहे हो तो दैट मीन्स वो वर्ब बन रही है। तो इंग्लिश के अंदर आप कुछ नहीं कह सकते, क्या है, कॉम, कॉम माने होता है कंघा, COMB, कॉम। तो कॉम कंघा भी होता है, लेकिन बाल काटने को भी हम कॉम करते हैं। जैसे मैं बाल काट रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम कॉम्बिंग। तभी तो बीहड़ में क्या होता है, पुलिस कॉम्बिंग करती है। जहां टेररिस्ट वगैरह होते हैं वहां पर पुलिस क्या करती है, कॉम्बिंग करती है। तो कॉम यानी है तो कंघा, लेकिन उसमें आईएनजी लगाकर हम उसको वर्ब बना देते हैं। तो इंग्लिश के अंदर ये सबसे बड़ी बढ़िया चीज है कि एक वर्ड से हम बहुत सारी चीजें बना लिया करते हैं। अब चलते हैं हम और बताते हैं। तो प्रपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रपोजिशन जब तक प्रपोजिशन नहीं होगी, जब तक कि वो नाउन के पहले ना लग जाए और उसकी पोजीशन बताए। ऐसा भी नहीं चाहिए कि नाउन के पहले लग गई पोजीशन है, नहीं, पोजीशन बतानी चाहिए। अब जैसे अगर हम ये कहें कि मैथ और इंग्लिश में कौन सी चीज पहले आई होगी, तो आपको बता दें इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा है। इंग्लिश और मैथ से मतलब नहीं है, हर भाषा पहले आती है। जब हम माँ की गोद में होते हैं तब भी हम पहले वर्ड्स बोलते हैं, मम्मी पापा ये बोलना सीखते हैं, मैथ थोड़ी बोलना सीखते हैं, फिजिक्स थोड़ी बोलना सीखते हैं। यही डिफरेंस हम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की डिफरेंशिएट को करते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा अगर मैथ में वीक भी है पर इंग्लिश में वो स्ट्रांग होता है, और यूपी बोर्ड का बच्चा मैथ में बहुत स्ट्रांग है पर वो इंग्लिश नहीं जानता, इसलिए वो अपनी बात को इंटरव्यूअर के सामने रख नहीं पाता है, इसलिए वो फेल हो जाता है। ठीक है, आप मैथ में बहुत इंटेलिजेंट है, फिजिक्स में बहुत इंटेलिजेंट है, पर हाउ टू एक्सप्रेस योर आइडियाज बिफोर द इंटरव्यूअर। इंटरव्यू लेने वाले को आप बताओगे कैसे कि मैंने जो है क्या मैं जानता हूं, और वो भले ही मैथ में या फिजिक्स में वीक होता है पर ये एक्सपर्ट इन स्पीकिंग, ये एक्सपर्ट इन इंग्लिश, इस वजह से वो बाजी मार जाता है आप लोगों से। तो इसलिए ध्यान दीजिए, इंग्लिश को बहुत हल्के से न लेकर के इसको ढंग से समझिए, और इस वेरी इजी पार्ट। चलिए, तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि अगर अंडर रूट की बात की जाए, अंडर रूट क्या है, या प्लस या माइनस या सिंबल, कोई भी जितने मैथ के हैं इनको मैथ के अकॉर्डिंग इनको सिंबल कहोगे, पर वास्तविकता में ये सारे प्रपोजिशन। अगर मैं इस अंडर रूट के अंदर 25 रख देता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो अगर आपसे कहते कि अगर अंडर रूट नहीं होता तो क्या 25 की वैल्यू 5 आ जाती, नहीं आती। तो वास्तविकता में 25 की पोजीशन कौन बता रहा है, अंडर रूट। अगर किसी मैथ के टीचर से अगर आपने पूछा कि 120 में और 110 को प्लस करना है, जोड़ना है, तो प्लस का साइन मुझे आगे ही क्यों लगाना पड़ रहा है, तो रीजन ये है कि आगे लग रहा है और फिर आपको पोजीशन। अगर मैं प्लस का चिन्ह नहीं लगाता तो आपको कैसे पता चलता मैं प्लस करने की बोल रहा हूं या माइनस। यानी जो सिंबल्स हैं वही आपको इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि इनकी पोजीशन क्या होगी। अगर किसी मैथ वाले टीचर से पूछ के देखना ये प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह आगे क्यों लगाते थे सर, पीछे लगा दो क्या परेशानी है, नहीं लग सकते, ऊपर लगा दो लग जाएंगे, नहीं लगेंगे, क्यों, क्योंकि पोजीशन तो वही बताएगा जो उस नाउन के पहले लगा होगा। इसलिए ये प्लस माइनस वगैरह है, ये सारी की सारी प्रपोजिशन है। अगर स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करोगे तो ये मेरी सबसे बड़ी दुखती रग थी, वो इंग्लिश थी। मैं बहुत इंग्लिश में वीक हुआ करता था, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई भी किए, लेकिन कब, जब इंग्लिश पढ़ाने लगा। अदरवाइज बहुत से लोग मुझसे कह देते हैं कि एड बीन द स्टूडेंट ऑफ साइंस, दैट मीन्स मैंने एमएससी किया और मैं पढ़ा इंग्लिश रहा हूं। रीजन इज दैट प्रैक्टिकली मैथ वाले बच्चे के साथ ये होता है प्रैक्टिकली। और जो कोई सीधे सीधे इंग्लिश पढ़ा रहा होता है, आगरा में बहुत सारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं भीड़ इकट्ठी करके सिर्फ धंधे की जुगाड़ बनाए हुए हैं। लेकिन मैं क्या कहूँ लोगों को, अपने अपने विचार है, और बेचारे बच्चे हैं गांव से चलते हैं, गरीबों के बच्चे बड़ी मुश्किल से बेचारे पैसे लेके आते हैं और वो इस तरह से ठग लिए जाते हैं। बहुत ज्यादा अन्याय है, अंतरात्मा इन टीचर्स की मर चुकी है, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए किसी को भी वो बलि का बकरा बनाने को तैयार रहते हैं। मेरा सोचना ये है कि आप इसमें जुड़े रहिएगा, मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर। अगर आप आगरा से बिलोंग करते हैं तो भी मैं आपको बोला हूं, कहीं भी पढ़ रहे हो इट डजंट मैटर, लेकिन मैं आपको बोला हूं अगर आप इंटरेस्टेड होते कंसेप्चुअल बेस पढ़ने के लिए तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसको भी देखते रहिए। जो ज्वाइन इंडियन नेवी चैनल है, इसमें बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने इस चैनल में पढ़ाने के लिए आया ही इसीलिए हूं कि ज्यादातर दूर दूर तक बसे हुए बच्चे, उनको प्रॉब्लम्स नहीं हो पा रही, उनको जो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे, या उनको इस तरह से कंसेप्चुअल नहीं, कितने भी पैसे बर्बाद करने के बाद भी ऐसा नहीं हो पा रहा। तो मैं बोल रहा हूं कि आपसे ये उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ जाने और कंसेप्चुअल बेस जाने। आप ये भी मत समझिए कि आपके कोर्स नहीं हो पाएगा, कोर्स की गारंटी मेरी, मैं आपका सारा कोर्स, जब तक आप एग्जाम देने जाओगे तब तक आप स्ट्रांग तरीके से आप एग्जाम देंगे, एक एक क्वेश्चन ढंग से करेंगे आप। तो चलिए, प्रपोजिशन के बारे में आपने जाना कि प्रपोजिशन वो वर्ड होता है जो पोजीशन बताता है। अब हमने अगर बोला कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम में फ्रॉम प्रपोजिशन नहीं है, तो फिर आप पूछेंगे फिर क्या है,
तो जानिए इस प्रपोजिशन के बाद अगला पार्ट आता है एडवर्ब। एडवर्ब को मैंने क्या कहा है? फूफा जी। सर्वेंट क्या करता है? केवल पोजीशन बताता है। फूफा जी पूरे रिश्तेदारों में सबसे खतरनाक प्राणी होते हैं। मैंने इनको खतरनाक क्यों बोला? क्योंकि वास्तविकता में ये पता नहीं किस मतलब ऐठ में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, और ये कहते हैं फूफा जी कि हमारा बेटा और हमारा जो साला और साले का बेटा अर्थात फादर और सन, ये दोनों बेकार लोग हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, इनसे उनकी पटती नहीं है। लेकिन वो सलहेज की तारीफ करते हैं, अर्थात वर्ब के बारे में कहते हैं हमारी सलहेज बहुत अच्छी है, सीधी है बेचारी। इसलिए वर्ब की तारीफ कौन कर रहा है? फूफा जी। और नाउन और प्रोनाउन साले और साले के बेटे की तारीफ कौन कर रही है? बुआ जी। तो बुआ जी ने इन दोनों को पसंद करता है, और एडवर्ब है ना ये, यानी अर्थात फूफा जी है, वो किसको पसंद करते हैं? वर्ब को। यानी वर्ब की क्वालिटी बताए वो फूफा जी है। बुआ की भी क्वालिटी बताते हैं फूफा जी, कंजक्शन की भी क्वालिटी बताते हैं फूफा जी, सर्वेंट यानी नौकर की भी क्वालिटी बताते हैं, और ये खुद की तारीफ भी बताते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और खुद एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। तो हम एडवर्ब के बारे में बोल सकते हैं, एडवर्ब टेल्स द क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन और प्रपोजिशन, यानी इन सब की क्वालिटी बताए वो समझ जाना एडवर्ब है। अगर मैंने कहा ही रैन फास्ट, तो ही रैन फास्ट में रैन के लिए फास्ट काम कर रहा है, तेज भागा। आपने पूछा कैसे भागा, तो फास्ट इज वर्किंग फॉर वर्ब, और वर्ब के लिए काम करने की वजह से फास्ट यहां पर एडवर्ब बन गया। अगर मैंने कहा ही इज वेरी लेजी, वह बहुत ज्यादा लेजी है, आलसी है, तो लेजी जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, और उस एडजेक्टिव के लिए वर्क कर रहा है वेरी, देन ये वेरी भी एडवर्ब कहलाएगा। अगर मैं ये कहता हूं ही इज वेरी वेरी लेजी, बहुत बहुत लेजी है, तो आप लेजी एडजेक्टिव है, वेरी एक एडवर्ब हो जाएगा, और एडवर्ब के पहले एक और एडवर्ब, वेरी भी एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब के लिए वर्क करने वाला भी एडवर्ब होता है, और कंजक्शन और प्रपोजिशन के लिए भी वर्क करता है। अगर हम यहां पर थोड़ा सा देखो, जगह बना के बताते हैं। अगर मैंने कहा ही केम जस्ट, देखिए थोड़ी सी जगह, ही केम जस्ट बिफोर रबी, वह रबी के ठीक पहले आया। तो यहां पर बिफोर है ना, वो रबी के पोजीशन बता रहा है, क्योंकि रबी एक नाउन है, नाउन की पोजीशन बता रहा है, इसलिए बिफोर क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। और ऐसी स्थिति में बिफोर के लिए जस्ट काम कर रहा है तो ये एडवर्ब, तो प्रपोजिशन के लिए भी वर्क कर सकता है। अगर हम एडवर्ब की बात करें, कंजक्शन की बात करें, तो देखिए जरा, हम बोल सकते हैं ही केम जस्ट आफ्टर रबी हैड गॉन, जब रबी जा चुका था तब वो आया। तो ऐसे इसमें ही केम एक क्लॉज है, और रबी हैड गॉन ये भी क्लॉज है, और इन दोनों क्लॉज को जो आफ्टर है ना, वो कंजक्शन के रूप में जोड़ रहा है, और कंजक्शन के पहले जस्ट लगा है तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो यानी जो एडवर्ब है वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सबकी क्वालिटी बताता है। तो एडवर्ब नाम के जो फूफा जी। अब अगर ये कहूं तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम में, फ्रॉम किसके लिए वर्क कर रहा है? तो फ्रॉम जो है ना, वो इस वेयर के लिए वर्क कर रहा है, और वेयर एक एडवर्ब है। अगर कोई ये कहता है वेयर को आपने एडवर्ब कैसे कह दिया, तो वैसे फिलहाल ये समझ लीजिए 4 वर्ड हैं इंटरोगेटिव के अंदर, वेयर, वाई, व्हेन और हाउ। ये चारों जो वर्ड हैं वो एडवर्ब होते हैं, ध्यान रखना। इनसे संबंधित जितने भी वर्ड होंगे वो एडवर्ब ही कहलाएंगे। अब जैसे वेयर एडवर्ब है तो देयर भी एडवर्ब है, तो हियर भी एडवर्ब है, और वेयर एक प्लेस को बताता है तो उसके स्थान पे आने वाला प्लेस भी एडवर्ब है। अगर मैं कहता हूं कि आई एम प्लेइंग इन द फील्ड, तो इन द फील्ड है ना, वो वेयर का जवाब है, तो वेयर एडवर्ब है, इसलिए इन द फील्ड भी एडवर्ब है। इसी प्रकार से व्हेन भी एक एडवर्ब होता है, और अगर मैंने कहा आई विल कम इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग जो है ना, वो एक एडवर्ब भी है। पहले तो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो कॉम्प्लीमेंट फेज के अंदर उसको बोला जाए तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। तो इसलिए वेयर, देयर, हियर ये एडवर्ब है, व्हेन, देन ये सारे एडवर्ब हैं। इसलिए जितने भी टाइम है, यस्टरडे, नाउ, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, ऑलरेडी, सारे के सारे एडवर्ब है। तो एडवर्ब टाइम बताता है। अब यहां पर अगर मैंने कहा कि वेयर एक एडवर्ब है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम है, फ्रॉम किसके लिए वर्क कर रहा है? एडवर्ब के लिए। तो एडवर्ब के लिए वर्क करने की वजह से इस फ्रॉम को भी आप
एडवर्ब कहोगे। तो ध्यान दीजिए यहां पर फ्रॉम है ना, वो एडवर्ब है। किसी वर्ड को मैंने आपको अभी बताया, किसी वर्ड को आप ये नहीं कह सकते कि वो क्या है, क्योंकि जब तक वो एक सेंटेंस में लग नहीं जाए। अगर एक स्विच के ऊपर लिखा होता है ऑन या ऑफ, तो वहां पर ऑन और ऑफ है ना, वो वर्ब हैं, आप उनको प्रपोजिशन मत कह देना। वहां पर ये थोड़ी कहा जा रहा है कि उस पेन उसके स्विच के ऊपर चढ़ जाइए। या कोई व्यक्ति पर डे अप डाउन करता है, आता जाता है, तो वहां पर अप और डाउन वर्ब की तरह वर्क कर रहे हैं। लोग कहते थे अप डाउन क्या है, तो ये डिपेंड करता है कि आप अप डाउन को वर्ब के रूप में यूज कर रहे हो या अप डाउन ऊपर नीचे बोल रहे हैं। अप डाउन ऊपर नीचे के रूप में बोल दिया तो प्रपोजन है। तो हर वर्ड अपने आप में अलग तरीके से वर्क करता है, पर हमने क्या किया है कि उस चीज को इस तरह से एसोसिएट कर दिया है कि अब जब भी दिखाई देगा प्रपोजन कह देंगे, फ्रॉम जब भी दिखाई देगा प्रपोजन कह देंगे। पर मेरे भाई ऐसा मत कहिएगा, कोई भी वर्ड जब तक उस सेंटेंस में लग जाता है तब हम बताते हैं कि वो क्या है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम और समझाते हैं, देखिए जरा। तो ये तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट हो ही गया, और इसके जो है 7 पार्ट बता दिए मैंने। और 8वां पार्ट इंटरजेक्शन है, उसमें तो केवल और केवल इंटरजेक्शन वर्ड्स आते हैं, जैसे एलास, हुर्रे, ओह, आह, आउच, इस तरह से वर्ड्स होते हैं। इसका कोई वैसे यूजेस नहीं है। अब जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं हम आपको, देखिए कितने महत्वपूर्ण चीज है। पहले तो एक एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को और क्लियर करते हैं। जैसे आपने कहा हिप हिप हुर्रे, और इसके बाद राम ने एंड मैंने प्लेड खेला अ नाइस गेम, एक अच्छा गेम खेला। और कहां पर खेला, कैसे खेला, स्किलफुली खेला, बहुत अच्छी तरह से खेला। और कहां खेला, इन द फील्ड, मैदान में खेला। तो अगर हम ये कहें इस पूरे सेंटेंस को पकड़ करके, तो सबसे पहले हुर्रे जो लिखा है वो इंटरजेक्शन है, राम है वो नाउन है, और आई है वो प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने वाला एंड जो है वो कंजक्शन है। प्लेड जो एक्शन बता रहा है इसलिए वो वर्ब है। ए आर्टिकल है पर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, ध्यान रखना। नाइस ये इसकी क्वालिटी बता रहा है इस गेम की, क्योंकि गेम नाउन है इसलिए नाइस है ना, उसकी क्वालिटी बताने की वजह से वो एडजेक्टिव कहलाएगा। और कैसे गेम खेला है, खेलने का मेथड, यानी वर्ब के लिए ये काम कर रहा है स्किलफुली, इसलिए वर्ब के लिए काम करेगा, तो ये एडवर्ब है। और इन द फील्ड में, फील्ड एक नाउन है, द एक आर्टिकल है, और इन उस फील्ड की पोजीशन बता रहा है, इसलिए इन एक प्रीपोजिशन है। हम और अब क्या करते हैं, जैसे कोई भी वर्ड दिया, हमने ये कहा ही इज जूनियर। आप जो आधा अधूरा पढ़ते हो इस वजह से ये गड़बड़ होता है। हमने कहा ही जूनियर और खाली जगह दे दिया, और मैंने आपसे कहा बताओ इसमें प्रपोजिशन कौन सी लगेगी। आप पक्का यहां पर टू लगा दोगे, क्योंकि आपको ये पढ़ा हुआ है, आपके बुक्स में पढ़ा और टीचर्स ने भी आपको ये पढ़ा दिया कि जूनियर टू लेता है। अरे भाई इस जूनियर की क्या वो है, यानी इसमें प्रपोजिशन आएगी, वो किसके लिए आएगी, नाउन के लिए। और अगर मैंने नाउन ही नहीं लिखा है तो प्रपोजिशन क्यों आएगी। और चलो अगर मैं नाउन लिख भी देता हूं तो हमें ये कैसे कहते हैं कि टू ही आएगी, क्या पता कौन सी प्रपोजिशन लगाने वाले हैं। और अगर आपने ऐसे पढ़ रखा है कि जूनियर तो टू ही लेगा, तो ये गड़बड़ कर दिया आपने। अगर मैंने ये कहा ही इज जूनियर और फिर लिख दिया 5 years, तो आपको कैसे बताएं कि जूनियर से हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर ईयर्स दिए होंगे तो बाय लगेगा। अगर मैंने लिख दिया द ऑफिस, तो वो ऑफिस में जूनियर है तो इन लगेगा। अगर मैंने कहा इस कार्य के लिए जूनियर है, कार्य के लिए, तो मैं फॉर भी लगा दूंगा। अगर मैंने कहा आज से जूनियर है तो फ्रॉम लगा दूंगा। और अगर मैं मुझसे जूनियर है तो टू लगाऊं। तो आप आधा अधूरा क्यों पढ़ते हो, आप ये पढ़ो ना कि एक इंसान की तुलना इंसान से हो तब जूनियर के बाद टू आता है। पर जूनियर से प्रपोजिशन का कोई लिंक नहीं है, इन सभी प्रपोजिशन का लिंक उस नाउन से है। आप गलत तरीके से पढ़ लेते हो कि जूनियर टू लेता है, फॉन्ड है वो ऑफ लेता है। और आपकी बुक्स में भी लिखा है बर्ड फॉलोज प्रपोजिशन, बर्ड फॉलोज प्रपोजिशन। प्रपोजिशन तो वर्क नाउन के लिए करती है, अगर नाउन नहीं आया तो प्रपोजिशन लगेगी भी नहीं। मैंने कहा मैं शौकीन हूं तो आई एम फॉन्ड और मन लगा देना। अगर मैंने कहा कि मैं क्रिकेट का शौकीन हूं तब आप बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। इसी प्रकार से अगर मैंने आपसे पूछा कि बताइए आफ्टर क्या है, तो आप ये नहीं कह सकते कि क्या है, ये लगने के बाद पता चलेगा। जैसे पहला सेंटेंस मैंने बोला ही केम आफ्टर रबी, वह रबी के बाद आया, तो रबी के बाद यानी उसकी पोजीशन बता रहा है। तो रबी अगर नाउन है तो आफ्टर क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशन। यहां पर आफ्टर प्रीपोजिशन बोल रहा है। अगर मैं ये कहता हूं ही लुक्स आफ्टर रबी,
मैं वह रवि की देखभाल करता है। तो यहां पर लुक्स आफ्टर एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहां पर रवि के बाद नहीं, देखभाल करता है, तो लुक आफ्टर माने देखभाल करना, तो वर्ब बन गई आफ्टर। तीसरी कंडीशन में यहां मत ये मत समझना कि नाउन के पहले आया है, पहले बात कुछ नहीं होता है, उसके लिए वर्क करना चाहिए, उसकी पोजीशन बताना चाहिए। अगर मैंने ये कहा ही केम आफ्टर रवि हैड गॉन, जब रवि जा चुका था तब वो आया, तो ऐसे स्थिति में ही केम एक क्लॉज है, रवि हैड गॉन एक क्लॉज है, तो आफ्टर यहां पर कंजक्शन का वर्क करने लगेगा। अगर मैंने कहा व्हाट विल बी द आफ्टर कंडीशन, आफ्टर कंडीशन क्या होगी, तो यहां पर द आफ्टर कंडीशन में कंडीशन एक नाउन है, द आर्टिकल इस नाउन के लिए लगा है, तो इन दोनों के बीच वाली स्थिति में इसको मैं एडजेक्टिव बोलूंगा। और एक लास्ट पांचवी कंडीशन देख सकते हो, पांचवी कंडीशन व्हाट विल यू डू आफ्टर, व्हाट विल यू डू आफ्टर, तुम बाद में क्या करोगे। अब हमने कहा कि बाद में क्या करोगे, तो आफ्टर इज वर्किंग फॉर डू, और डू एक वर्ब है, वर्ब के लिए काम करेगा, तो यहां पर आफ्टर एडवर्ब हो जाएगा। तो किसी भी वर्ड के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, क्योंकि एक सेंटेंस में लगने के बाद ये वर्क करता है। तो आज आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पढ़ी, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं ये पढ़ा। इसके बाद एक वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए और बनाने वाला हूं, जिसमें कि एडजेक्टिव वगैरह इसको किस तरह से बनाते हैं, इसका रेडीमेड मेथड क्या है, चुटकियां बजाते इसका आंसर आ जाएगा आपका। दूसरा, इस पार्ट को करते समय आपको बहुत सारी चीजें हैं वो मिलेंगी। एक्सरसाइज अपनी बुक्स से वगैरह से करते रहिएगा, जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो जरूर बताते रहिएगा। आप कमेंट में भी बोल सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, पर माइंड मेकअप करिए मुझे पढ़ना किस तरह से है। अगर आप मुझसे ये कहेंगे सर हल्का हल्का पढ़ाइए, तो मैं हल्का पढ़ा दूंगा, तो जो अब तक होता आ रहा था वही होता रहेगा। चाहे आप कहीं से बिलोंग करते हो मेरे भाई, कंसेप्चुअल पढ़िए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि आपको सीख रहे हैं, और मैं आपका हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा। तो योर वेलकम टू लर्न सच टाइप ऑफ इंग्लिश। तो जानिए दोस्तों, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1 आपको बता दिया, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 जो शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड है उसको आज मैं बताने जा रहा हूँ। आपका दोबारा से स्वागत है, और मैं आपको जानता हूँ कि आपके जो है मेरे जो वीडियोज़ हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। तो मैं सीधे बिना कुछ ही बात कहे हुए सीधे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, जिससे संबंधित आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। और इससे संबंधित एक वीडियो भी मैं आपको टेक्स्ट भी डालने वाला हूँ, जिस टेक्स्ट के आधार पर आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जो रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंजिंग से संबंधित क्वेश्चन आता है, उस संबंधित क्वेश्चन आप कर पाएंगे आप। तो चलिए, मैंने आपको एक बहुत ही ईजी वाला फंडा बताया था, वो ये कि अगर सेंटेंस में कौन या किसने अगर ये पूछा जाता है, तो इसका जो जवाब होगा वो नाउन होगा, और नाउन नहीं हुआ तो वो प्रोनाउन होगा। और अगर मैं ये कहता हूं क्या यानी व्हाट, और या मैं कहता हूं किसे, और या मैं कहता हूं किसको, तो क्या किसे किसको, तो इसका जवाब भी ध्यान रखना, नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। और अगर वो मैं पूछता हूं कैसा और कैसी, तो कैसा और कैसी का जो जवाब होगा वो एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव के बारे में आप जानते हो कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब उसकी क्वालिटी बताता है। ये नाउन या प्रोनाउन इन दोनों की ही क्वालिटी बताता है। अगर मैं पूछता हूं कैसे, अगर कोई क्वेश्चन में, तो कैसे का जवाब है वो एडवर्ब होता है। और एडवर्ब किसी वर्ब, एडवर्ब एडजेक्टिव, कंजक्शन और प्रीपोजिशन के लिए वर्क करता है। पर यहां अगर मैंने ये कहा कितना, कितनी और कितने, तो इनका जवाब एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। पर आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा, तो ध्यान दीजिए, अगर इन कितना कितनी कितने के बाद, इनके बाद, और अगर आता है कितना कितनी कितने के बाद, कितना कितनी और कितने, इनके बाद अगर हमने नाउन लिखा, तो ध्यान रखना इनका जवाब है
वो एडजेक्टिव होगा। और इन्हीं कितना कितनी कितने के बाद कितना कितनी और कितने के बाद अगर मैंने एडजेक्टिव लिखा तो इनका जो जवाब होगा वो एडवर्ब होगा। तो ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसके दो तरीके होते हैं, एक तो ये देसी तरीका है और एक रेडीमेड तरीका है। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड तरीके के बारे में भी आज बताने वाला हूँ, जिससे ये जितने बड़े बड़े कंसेप्ट हैं वो आज क्लियर हो जाए। जैसे मैंने ये कहा, सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक बहुत सुंदर लड़की है। तो आप पूछने वाला पूछेगा कि कौन सुंदर है, तो कौन का जवाब क्या निकलेगा? सीता। और कौन का जवाब नाउन होता है। और अगर आपने पूछा कि सीता क्या है, तो क्या का जवाब क्या निकलेगा? कि वो लड़की है। तो क्या का जवाब भी ध्यान रखना नाउन होता है, तो ये गर्ल यहाँ पर नाउन निकलेगा। अगर आप पूछते हैं कि वो कैसी लड़की है, तो कैसी का जवाब जो होता है वो एडजेक्टिव होता है जो नाउन के लिए काम कर रहा है। और अगर आप पूछते हैं कि वो कितनी सुंदर है, तो कितनी है तो कितनी का जवाब, लेकिन उसके बाद ब्यूटीफुल नाम का एक एडजेक्टिव आया है, तो कितना कितनी कितने का जवाब है ना वो एडवर्ब होगा। लेकिन यहां पर अगर आपने ऐसे याद कर लिया कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है, तो आप फंस जाएंगे। जानिए, अगर मैं ये कहता हूं अ वेरी ओल्ड ब्लाइंड डेफ डम मैन, एक बहुत बूढ़ा अंधा बहरा और गूंगा आदमी। अगर मैंने पूछा कि इसमें मैन क्या है, तो मैन नाउन है। और नाउन के बारे में गूंगा है वो क्वालिटी बता रहा है, बहरा भी है, वो आदमी अंधा भी है, और वो आदमी बूढ़ा भी है। तो ये सब के सब जो है ना, सारे जो वर्ड हैं वो इस मैन यानी नाउन के बारे में बोल रहे हैं। तो ये चारों वर्ड हैं ना वो एडजेक्टिव है। यहां आप ये नहीं कह सकते कि नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव पहले एडवर्ब। किसी वर्ड के आगे या पीछे आने से वो एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं होता। एडजेक्टिव आगे पीछे कहीं भी आ सकता है, एडवर्ब आगे पीछे कहीं भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, लेकिन बहुत है ना वो आदमी नहीं है, बहुत बूढ़ा है। तो वेरी है ना वो इस ओल्ड के लिए वो काम करने की वजह से वो एडवर्ब बन जाएगा। और वैसे भी आपको बता दें, आप कभी भी ये मत कहिएगा कि फला वर्ड है क्या, उस वर्ड के लगने के बाद हम कहेंगे कि वो क्या है। जैसे आपको बताया जाए मच, तो मच के लिए भी मैंने आपको बताया कि मच का मीनिंग कितना होता है और मैनी का मतलब भी कितना होता है। तो अगर मैं इसके बाद बोलता हूं मच मनी, और या मैं बोलता हूं काउंटेबल के सेंस में मैनी बुक्स, तो बुक्स और मनी दोनों नाउन होने के कारण मैनी और मच यहां पर एडजेक्टिव होंगे। पर हम ये फिर भी नहीं कह सकते कि मच है वो एडजेक्टिव ही होगा, कभी हो सकता है एडवर्ब बन जाए। अगर मैं आपसे ये कह देता मच ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदर लड़की, तो ऐसी स्थिति में गर्ल नाउन है, इसलिए गर्ल की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है, इसलिए नहीं कि ये पहले लगा है। और मच है ना वो गर्ल के बारे में नहीं बोल रहा, बल्कि इस एडजेक्टिव के बारे में बोल रहा है, इसलिए एडवर्ब है। अगर बाय द वे मैं ये कह देता कि 10 बहुत सुंदर लड़कियां, तो 10 मच ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो 10 की वजह से संख्या गर्ल्स इनकी बढ़ गई। तो अब यहां सोच रहे हैं कि आप एडवर्ब हैं, लेकिन फिर भी ये 10 किसके लिए काम कर रहा है? 10 तो एडजेक्टिव, क्योंकि वास्तविकता में 10 काम किसके लिए कर रहा है? गर्ल्स के लिए। तो एडवर्ब तो हो ही नहीं सकता, ये एडजेक्टिव होगा। तो यहां पर अगर आपने ये कहा कि नाउन के पहले ही आता है, इसके पहले ही आता है, तो फंस जाएंगे आप, क्योंकि एडवर्ब के पहले एडजेक्टिव आ गया। किसी भी वर्ड के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि क्या है, उससे पूछना पड़ेगा वो वर्ड किसके लिए वर्क कर रहा है। अब जैसे 10 लड़कियां हैं, अब यहां पर मच ब्यूटीफुल गर्ल्स है, उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं लिख देता मैनी ब्यूटीफुल गर्ल्स, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां, तो यहां पर गर्ल्स के अकॉर्डिंग नाउन है, ब्यूटीफुल के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है। लेकिन अगर आपने सोचा कि ब्यूटीफुल से पहले आने वाला मच एडवर्ब था, तो यहां ब्यूटीफुल से पहले आने वाला मैनी भी एडवर्ब होगा? नहीं। यहां पर पूछिए सुंदर कौन है? लड़कियां। बहुत सारी कौन है? लड़कियां। तो ये मैनी भी इस ब्यूटीफुल के लिए नहीं बल्कि गर्ल्स के लिए काम कर रहा है, इसलिए मैनी यहां पर एडजेक्टिव होगा। अब आप प्रश्न उठता है कि क्या एक नाउन के पहले कितने एडजेक्टिव आ सकते हैं? कितने भी लगा सकते हो, आगे पीछे, कोई बाउंडेज थोड़ी है। और एडजेक्टिव के बीच में कंजक्शन नहीं लगता।
अगर मैं यहां लिख देता वेरी ओल्ड, ब्लाइंड, डेफ एंड डम, तो एंड गलत हो जाता। तो किसी भी एडजेक्टिव में जैसे कोई कहता है सुंदर और इंटेलिजेंट लड़का, तो हम बोलेंगे हैंडसम, कॉमा लगाकर हैंडसम इंटेलिजेंट बॉय। हैंडसम एंड इंटेलिजेंट करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव कभी कंजक्शन नहीं लेता। अब हम बताते हैं आपको कि किस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म से सीखते हैं। तो ये तो रहा आपका, जो मैंने लगभग इससे पहले वाली क्लास में भी लगभग बता दिया था। तो अब हम चलते हैं किसी वर्ड को किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से सीखते हैं। जैसे अगर कोई आपसे यही पूछता है कि बताओ करेज क्या है, तो इस वर्ड की हिंदी आपको आनी चाहिए। अब जैसे करेज माने है साहस, मीनिंग नहीं आएगा तो काम नहीं बनेगा। अब मैंने आपसे एक हिंदी का ही सेंटेंस बनवा लिया, मुझ में साहस है, मुझ में साहस है, ये बोला, और इसमें से साहस शब्द जो पूछना है वो गायब कर दिया, तो मैं बोलूंगा मुझ में है। तो क्वेश्चन, अगर कोई कहता है आपसे कि मुझ में है, तो सामने वाला ये क्वेश्चन पूछेगा कि मुझ में क्या है, और क्या का जवाब आपको बताया मैंने, क्या होता है, नाउन। तो समझ जाइए ये साहस वर्ड है ना, वो नाउन है। कैसे पता चला? इस करेज वर्ड की हिंदी पर एक सेंटेंस बना लिया, मुझ में एक साहस है, मुझ में क्या है, साहस, क्या का जवाब नाउन है, इसलिए करेज भी नाउन है। इसका रेडीमेड मेथड यह है कि जिस वर्ड के लास्ट में एजीई होगा वो समझ लीजिए नाउन होगा। अब जैसे करेज नाउन है तो विलेज भी नाउन है, परसेंटेज भी नाउन है, प्रिविलेज भी नाउन है, करेज वरेज जितने भी वर्ड है, एज, यहां तक कि एज भी नाउन है। अगर आप पूछते एज माने क्या होता है, उम्र, और मैंने आपसे पूछा कि मेरी उम्र 50 साल है, तो मेरी क्या 50 साल है, क्या क्या जवाब निकलेगा, उम्र। अगर आप पूछेंगे मेरी उम्र कितनी है, तो कितनी का जवाब निकलेगा, 50 साल, तो वो एडवर्ब बन जाएगा। तो वास्तविकता में क्वेश्चन सही पूछना है। अगर मैंने किसी ने ये कहा कि बताइए करेजियस क्या है, तो करेजियस का मीनिंग आपको पता है, साहसी, और मैंने एक सेंटेंस बोला कि राम एक साहसी लड़का है, और मैंने ये कहा राम एक साहसी लड़का है, और पूछने वाले ने कहा कि राम कैसा लड़का है। अगर आपने ये पूछ लिया कि राम क्या है, तो बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछ लिया, राम लड़का है, राम क्या है, लेकिन राम है कैसा, लड़का कैसा है, और कैसा का जवाब क्या होता है, एडजेक्टिव। और आपने करेजियस की हिंदी भी निकाली कि वह साहसी लड़का है, तो कैसा लड़का है, कैसा का जवाब होने की वजह से करेजियस यहां पर एडजेक्टिव बन जाएगा। और ऐसे भी महसूस कर सकते हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में OUS आ जाए वो एडजेक्टिव होता है। अब जैसे करेजियस एडजेक्टिव है, तो OUS वाला एडजेक्टिव है, तो ध्यान रखना कॉन्टिन्यूअस भी एडजेक्टिव है, प्रीवियस भी एडजेक्टिव है, वर्चुअस भी एडजेक्टिव है। जब भी आप OUS लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव बनता चला जाएगा। इसी प्रकार से एक और वर्ड देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि बताइए ब्यूटी क्या है, तो ब्यूटी माने होता है सुंदरता, सुंदर नहीं, ब्यूटीफुल माने होता है सुंदर, ब्यूटी सुंदरता। और मैंने आपसे क्वेश्चन, एक सेंटेंस हिंदी का बना लिया कि मुझे कश्मीर की ब्यूटी पसंद है, मुझे कश्मीर की सुंदरता पसंद है, और सुंदरता शब्द गायब करके और फिर बोलेंगे मुझे कश्मीर की पसंद है। मुझे कश्मीर की पसंद है, तो पूछने वाला पूछेगा क्या पसंद है, और क्या का जवाब क्या होता है, नाउन, इसलिए ब्यूटी यहां पर एक नाउन बन गया। और अगर हम इसके रेडीमेड मेथड से जाएं तो टी बाई जो होता है वो ध्यान रखना नाउन होता है। अब ब्यूटी नाउन है तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ऑनेस्टी भी नाउन होगा। कोई बात, जैसे कोई पूछता है पॉवर्टी क्या है, तो नाउन है, क्योंकि ये वास्तविकता में टी बाई से हम रेडीमेड मेथड से निकालते जा रहे हैं। तो चाहे देसी मेथड से निकालो या रेडीमेड से, अब हमको पता चल गया कि टी बाई वाला नाउन होता है, तो क्वालिटी नाउन है, क्वांटिटी नाउन है, वैरायटी नाउन है, ऑनेस्टी नाउन है, पॉवर्टी नाउन है, टी बाई लगाओ नाउन, जितने भी नाउन, क्वांटिटी वांटिटी सब नाउन है। अब एक्चुअली क्या होता है, इस रेडीमेड मेथड से हम इस चीज को पहचान सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रेडीमेड मेथड हैं जिसके आधार पर हम इसको बना सकते हैं। और देखें, जैसे कोई ये कहता है कि साइलेंट, और एक वर्ड होता है साइलेंस, तो हम इसको कैसे पहचानें, रेडीमेड मेथड से। अगर किसी वर्ड के लास्ट में एंटी आ जाए तो एडजेक्टिव होता है। अब जैसे इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, प्रेजेंट एडजेक्टिव है, एब्सेंट एडजेक्टिव है, साइलेंट एडजेक्टिव है, पेशेंट एडजेक्टिव है। पेशेंट एक एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, पेशेंट के पहले आर्टिकल लगा देंगे आ पेशेंट, तब ये नाउन होगा। तो यहां पर रेडीमेड मेथड मिला कि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा के नाउन बन जाता है। अगर मैं बोलता हूं आई एम अ पेशेंट, आई एम अ पेशेंट, तब मैं कहूंगा मैं रोगी हूं। और अगर मैं कहता हूं आई एम पेशेंट, तो मैं रोगी नहीं हूं, मैं धैर्यवान हूं। पेशेंट धैर्यवान एडजेक्टिव, और पेशेंस धैर्य नाउन। तो अगर मैंने ये कहा और जिस वर्ड के लास्ट में सीई लगा हुआ है तो भी नाउन होता है। तो ऐसी स्थिति में आप साइलेंट क्या है, एडजेक्टिव है, और साइलेंस एक नाउन है।
अगर मैं इसमें बोलता हूं कि कीप के बाद क्या लगाएं, कीप साइलेंट या कीप साइलेंस, तो जानिए कीप माने क्या होता है, रखो। अगर मैंने कहा रखो तो सुनने वाला पूछेगा क्या रखो, क्या का मतलब नाउन, और नाउन कौन सा वाला होता है, सी वाला, तो ध्यान दीजिए कीप के साथ साइलेंट नहीं साइलेंस लिखा जाएगा। प्रेजेंट, अब एग्जाम में क्या आता है, प्रेजेंट दिया हुआ उसने कहा नाउन बनाओ, तो आपको पता चल गया कि एनटी को सी में बदल दो, सी को एनटी में बदल दो, आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। हमने कहा प्रेजेंट का एडजेक्टिव तो प्रेजेंट है तो सी नाउन प्रेजेंस हो जाएगा, एब्सेंट एडजेक्टिव है तो एब्सेंस नाउन हो जाएगा, पेशेंट एडजेक्टिव है तो पेशेंस नाउन हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्ड बनते चले जाते हैं। तो मैं सीधे सीधे यहां पर लिख रहा हूं, और ध्यान दीजिए ये सफिक्स के रूप में होते हैं। बहुत से वर्ड क्या होता है, किसी ने कहा कि लास्ट में सी लगा हुआ है, प्राइस क्या है, बाय द वे वो नाउन है लेकिन उसमें लगा नहीं है। इनको जो मैं बना रहा हूं ये प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में है, तो इसको हम कह सकते हैं सफिक्स है। ये सफिक्स का मतलब होता है बाद में लगते हैं, प्रीफिक्स का मतलब पहले लगते हैं। तो कौन कौन से हैं, देखो सी नाउन बनता है, GHT से नाउन बनता है, GTH से नाउन बनता है, हुड HOOD से नाउन बनता है, डम DOM डम से भी नाउन बनता है, ISH से एडजेक्टिव बनता है, IST से नाउन बनता है, ISM से नाउन बनता है, LY से एडजेक्टिव भी बन जाता है और LY से एडवर्ब भी बन जाता है। अगर आपने LY एडजेक्टिव बनाना है तो नाउन में लगाइए, और अगर आपने एडजेक्टिव में लगाना है तो एडवर्ब बन जाएगा। जैसे कोई ये पूछता है कॉस्टली क्या है, तो कॉस्ट इसका नाउन है जिसमें LY लग के कॉस्टली एडजेक्टिव है। फ्रेंडली क्या है, फ्रेंड नाउन है इसलिए फ्रेंडली एडजेक्टिव बन जाएगा। कोई भी वर्ड, टाइम नाउन है इसलिए टाइमली एडजेक्टिव बन जाएगा। लवली क्या है, लवली एक एडजेक्टिव है, ये नहीं कि LY लगाया एडवर्ब कह दिया। लवली के दो टुकड़े करो, लव और LY, तो लव नाउन है इसलिए लवली में LY लग के एडजेक्टिव बन गया है। नाउन में LY लगता है तो एडजेक्टिव बन जाता है, और एडजेक्टिव में LY लगता है तो एडवर्ब बन जाता है। अगर कोई कहता है स्लोली क्या है, तो इसके दो टुकड़े करो, LY अलग निकाल दो, स्लो अलग। स्लो एक एडजेक्टिव है तो स्लोली क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। केयरलेसली क्या है, तो आपको पता होना चाहिए केयरलेस अपने आप एडजेक्टिव है इसलिए केयरलेसली एडवर्ब है। केयरफुली क्या है, तो केयरफुली एक एडजेक्टिव है इसलिए केयरफुली एडवर्ब है। ब्यूटीफुली क्या है, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है इसलिए ब्यूटीफुली एडवर्ब है। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से आप सीखेंगे। हमने कहा LY से क्या निकलना है, एडवर्ब भी निकल सकता है। अगर मैंने कहा फुल से क्या निकला है, तो फुल से एडजेक्टिव। फुल्ली से क्या निकलेगा, फुल्ली से एडवर्ब निकलेगा। ABLE एबल से क्या निकलेगा, एडजेक्टिव। BLE से क्या निकलेगा, एडजेक्टिव। इस तरह से अगर मैं कहता हूं OUS से क्या निकलेगा, तो एडजेक्टिव। वैसे ये तो बता चुके हैं OUS वाला। और देखिए अगर मैं ये कहता हूं, बहुत सारे हैं, ION, इससे क्या निकलेगा, नाउन। AL से क्या निकलेगा, एडजेक्टिव, और AL से नाउन भी निकल जाता है। इस तरह से IVE से क्या निकलेगा, एडजेक्टिव। यहां तक कि एडजेक्टिव की स्पेलिंग ADJECTIVE, तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव कह रहे हो तो उसमें लास्ट में IVE लाने की वजह से एडजेक्टिव खुद अपने आप में एडजेक्टिव होता है। लेकिन कोई कहता है कम्युनिकेटिव, टॉकेटिव, ये क्या वर्ड होंगे, तो सारे एडजेक्टिव होंगे। इनके आधार पर आप इसे पहचान रहे हैं। IHH आ जाता है तो हिंदी निकलती है सा या सी, और IST आता है तो हिंदी निकलती है वादी, वादी, और ISM तो हिंदी निकलती है वाद। जैसे कोई कहता है बुद्धिज्म तो बुद्धवाद, सोशलिज्म तो समाजवाद, सोशलिस्ट तो समाजवादी, समाजवादी पार्टी। अगर मैंने कहा रेड, रेड एडजेक्टिव है, और कोई ये कहे रेडिश, तो रेडिश लाल सा, पीला सा येलोइश, हरा सा ग्रीनिश। कोई लड़का है जिसकी लड़कियों जैसी आवाज है या व्यवहार है तो हम उसे कह सकते हैं गर्लिश है ये, और लड़की अगर लड़कों जैसी है तो बॉयस है। वीट माने क्या होता है, गेहूं, तो किसी का कलर गेहूं है तो क्या बोलेंगे, वीटिश है। तो वीट नाम के नाउन में ISH लगा के हमने एडजेक्टिव बना दिया। तो जब भी किसी में फूल से बन जाएगा फुलिश, मैड से बन जाएगा मैडिश, हर वर्ड में ISH लगा कर हम इसे बना सकते हैं। जैसे टेबल जैसा है तो हम कह सकते हैं टेबलिश है, मूर्ख सा, पागल सा, गेहूं सा, वीटिश। किसी में भी, किसी वर्ड में भी हम ISH लगा के हम उसको एडजेक्टिव बना दे सकते हैं। तो लेकिन अगर कोई ये कहता है कि विश की स्पेलिंग WISH होती है, तो आपने कहा IST या ISH, इसमें तो आपने एडजेक्टिव विश तो वर्ब होती है। तो वो ध्यान दीजिए, विश में ISH लगाया थोड़ी है, वो तो ऑलरेडी लगा हुआ है।
अब जैसे अगली है तो अगली में एल वाई लगा है, तो वो नियम थोड़ी अप्लाई होगा। अगली में अगर मैं एल वाई हटा दूं तो अग क्या होता, कुछ नहीं। तो इसलिए ध्यान दीजिए, ऊपर से लगाए गए वर्ड है उनके लिए नियम अप्लाई है। अब जैसे कोई कहता है वैल्यूएबल, तो एबल लगा होने के बाद तुरंत एडजेक्टिव कह देंगे। कोई कहता है ब्रदरहुड, तो ब्रदरहुड से वो क्या बन जाएगा, नाउन। किंगडम, विजडम, ये नाउन। लेंथ नाउन, हाइट नाउन, सी वाला बताई दिया था मैंने, इधर एल वाई वाला बताई दिया। फुल, ब्यूटीफुल, ड्यूटीफुल, कोई भी, फुल्ली, ब्यूटीफुल्ली एडवर्ब। आईओएन, स्टेशन, फिकेशन, जितने भी एल से बता दिया, आईवी एडजेक्टिव बता दिया। और देखें नेस, अगर हमने नेस लगा दिया तो ध्यान रखना नाउन है, और लेस लगा दिया तो एडजेक्टिव है। तो इस तरह से अगर कोई कहता केयरलेस तो एडजेक्टिव है, और केयरलेसनेस तो नाउन है। तो इस तरह से ये रेडीमेड मेथड के माध्यम से आप पहचान सकते हो। इनके माध्यम से टी वाई, एल वाई ये सब लगा लूग बन जाते हैं। तो इनके आधार पर इनको आप अच्छी तरह से पहचान सकते हो, इनके आधार पर इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, और इनके आधार पर ही ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना हो जाता है। और कुछ चीजें देखिए, बड़ी मजेदार चीजें जो लोग जो है बड़े गलत तरीके से बता देते हैं, पर एक्चुअली क्या है कि वहां पर आप इंटरमीडिएट लेवल के हो, आपको मैं बच्चा ही कहूंगा, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी चीजें। आगरा में मेरे बारे में लोग कहते हैं कि कमल जैन तो एसएससी लेवल का टीचर है, और मुझे तो एक्स बाई रूप में बहुत हल्के लेवल का पढ़ना है। मेरे भाई, आपको हल्के लेवल का क्यों पढ़ना है, ये तो बताइए। क्या आपको पता है कि जो टीचर्स आपको हल्के लेवल का पढ़ा रहा है, क्या पेपर वही बनाएगा? पता नहीं क्यों कह दिया करते हैं इस तरह के लोग। आई एम नॉट जस्ट क्रिटिसाइजिंग सच टाइप ऑफ टीचर्स, बट रियली दे आर जस्ट बिफूलिंग द पब्लिक। और आप बेचारे भोले भाले फंस रहे हो, गांव के लोग बेचारे इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हो। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं इसलिए दुखी हूं कि पिछले बहुत साल, आज से 5-6 साल पहले से एक हमारा आगरा का नाम हुआ करता था। आगरा में वो पुराने टीचर्स हुआ करते थे, आप उनमें से बहुत लोगों को नहीं जानते होंगे। अब मुझे ही नहीं जानते होंगे, नई पीढ़ी के लोग हो ना आप लोग, और इमोशनली इस चीज को कहते हैं, नहीं नहीं टीचर ये कह देता है। अब आज ही की बात है, एक बच्चा कह रहा था कि सर वो जो पढ़ाते हैं वही फंसता है। अरे आपने रिवर्स पढ़ लिया, वो पढ़ाते हैं वो नहीं फंसता है। जब वो पढ़ा हुआ पढ़ करके फिर वो आपको वही चीज पढ़ा रहे हैं, ताकि आप घर जाके देखो तो आपको लगे कि हाँ भाई वही चीज आती है। वो पढ़ के आए उस चीज को, उसे पढ़ा रहे हैं। आपको आने वाले एग्जाम में फंसेगा तब मानना ना। और इतने दावे के साथ ये लोग कह दिया करते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वही फंसेगा। मैं ये कहता हूं कंसेप्चुअल बेस पे क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? जब टीचर को स्टूडेंट भगवान की तरह दर्जा देने लगता है, माँ बाप के बाद तीसरा नंबर पे आपको मानता है, और फिर आप क्या करते हैं? आपका अंतरात्मा कैसे गवाह कर जाती है उस भोले वाले बच्चों को फंसाने की? तो मैं आपको बोल रहा हूं कि वास्तविकता में जानिए और डीप पढ़िए। डीप आज नहीं तो कल वो कभी भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा। आधा पढ़ लिया, 10-8 नंबर आ गए, एक पैसेज छोड़ के आ गए, क्या मतलब है? कुछ न्यूज़पेपर लेके बैठ गए, इससे कुछ नहीं होगा। आप क्यों नहीं डीप पढ़ना चाहते? और डीप पढ़िए, फिर देखिए इसका यूजेस है कि कितना जबरदस्त है। और वास्तविकता में ये डीप जो पढ़ेंगे इसी से आपको बेड़ा पार होने वाला। आपको बता दें, एक बंदे ने ये पूछा कि बताओ सक्सीड क्या है, और सक्सीड चलो मैं ही बता देता हूं कि ये वर्ब है। और मैंने पूछा ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो उस बंदे ने कहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ईडी लगा देख करके आपने कह दिया। फिर मैंने कहा फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, तो फटाक से बोला वो सक्सेस फर्स्ट फॉर्म है। बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने कहा बताओ डार्क क्या है, तो आपने कहा डार्क है ना, ये वर्ब तो है, या कोई भी चीज है। डार्कन, हमने कहा डार्कन क्या है कि वर्ब है, और ईएन देख करके वो बोला थर्ड फॉर्म है। अगर मैंने ये कहा कि शार्पन कौन सी वर्ब है, तो शार्पन में ईएन, जैसे बीट बीट बीटन, तो डार्कन शार्पन, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अगर मैंने कहा कि डीपन कौन सी वर्ब है, तो डीपन में भी ईएन देख करके कौन से वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो मैंने कहा इसकी फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, उसने कहा डार्क। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, शार्प। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, डीप। अरे मेरे भाई ये सब गलत हो गए। ये सारी की सारी है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। आपने ईडी और ईएन के नाम पे बोल दिया। फिर ये क्या थे, ये वर्ब ही नहीं थी। सक्सेस माने क्या होता है, सफलता। अगर मैंने एक सेंटेंस बनाया, मुझे एग्जाम में सफलता मिली, तो आप क्वेश्चन पूछेंगे मुझे एग्जाम में क्या मिली, और क्या क्या जवाब क्या होता है, नाउन। तो भाई मेरे ये तो नाउन है, इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थोड़ी बोलेंगे। अब कोई ये कहे सक्सीड की और नाउन बनाओ तो सक्सेस है, और सक्सेस का वर्ब बनाओ तो सक्सीड है। फिर सक्सीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सक्सीडेड। सक्सीडेड होगी। अब एग्जाम में गलती क्यों होती है आपसे, जैसे कहीं पर आ गया आई हैव सक्सीड इन एग्जाम, तो आपको यह तो पता है कि इस हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी,
और आप ये समझ बैठे हो कि हैव के बाद थर्ड फॉर्म तो लगी है, पर मेरे भाई ये तो फर्स्ट फॉर्म है। तो बास्पिता में जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी कौन सी, तो आप सही कैसे करोगे। तो बास्पिता में आई हैव सक्सीडेड, शार्पन, डार्कन, ये सब ध्यान रखना, ये सारी की सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर कोई कहे डार्कन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो डार्कंड, शार्पंड, डीपंड। और डार्क क्या है, डार्क के 2-3 मीनिंग है। डार्क माने अंधेरा। अगर मैंने कहा डार्क अंधेरा, बाहर अंधेरा है, तो क्वेश्चन पूछा बाहर क्या है, और क्या का जवाब क्या निकला, नाउन। तो डार्क तो एक नाउन हो गया। और अगर मैंने कहा कि डार्क गहरा, गहरा पेन, तो आप पूछेंगे कैसा पेन, तो कैसे की वजह से डार्क एक एडजेक्टिव हो जाएगा। और हमने कहा डार्क रेड पेन, डार्क रेड पेन, पेन नाउन है, रेड एडजेक्टिव है, तो डार्क एडवर्ब बन जाएगा। तो हम कैसे कह देंगे क्या है। शार्प माने क्या होता है, पेना, चाकू पेना है, तो आप पूछेंगे चाकू कैसा है, तो कैसा की वजह से शार्प क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। डीप माने होता है गहरा, कुआं गहरा है, तो कुआं कैसा है, तो एडजेक्टिव। और डीप एक एडवर्ब भी हो जाता है कि मुझे डीप रेड पेन चाहिए, गहरा लाल पेन, तो एडवर्ब भी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम उन शब्दों को ये कहेंगे कि किस तरह से ये बदलते हैं। अब जैसे कोई ये कहता है कि एडजेक्टिव में ईआर लगा दो तो वर्ब बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में शार्प एडजेक्टिव था और शार्पन एक वर्ब बन गई। और वर्ब में ईआर लगा दो तो नाउन बन जाता है, तो शार्प एडजेक्टिव था, शार्पन वर्ब बन गई, और शार्पन में ईआर लगा दिया शार्पनर, तो नाउन बन गया। वो कहते हैं ना शार्पनर, जो आपका पेंसिल को छीलने वाला। किसी भी वर्ब में ईआर लगाओ, जैसे राइट में राइटर, स्पीक में स्पीकर, कट में कटर, हर वर्ड में। तो इस शार्प का शार्पर नहीं कह सकते, शार्पनर होगा। जैसे गहरा करने वाला तो डीपनर होगा, काला करने वाला तो डार्कनर होगा। रेड एडजेक्टिव है, रेड की वर्ब बनानी हो तो रेडन हो जाएगी। और कोई कहता है कि लाल करने वाला तो रेडनर, रेड वर्ब है नहीं है, ईयर लगाओ तब वर्ब बनेगी। जैसे मैंने कहा मैं दीवार को लाल कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा आई एम रेडनिंग दिस बॉल, आई एम रेडिंग नहीं कह सकता मैं। तो ओवरऑल ये है कि इस तरह से हम इसको शॉर्ट ट्रिक से बता सकते हैं। मेरे भाइयों, आपको बता दें कि इस YouTube में जो मैं चैनल्स में जो डाल रहा हूं, और जो आपके वीडियोस, तो वो उतने डिटेल नहीं हो पाते जितने कि ऑफलाइन में पढ़ाए जाते हैं, या ऑनलाइन में मैं पढ़ा भी दूं तो उस स्थिति में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन अभी मैं आपको हल्की हल्की हिंट देते हुए चल रहा हूं। जब भी आपका मन करे कि मुझे ऑनलाइन पढ़ना है, तो जरूर आप कॉन्टेक्ट करिए। जिस तरह से ऑफलाइन में पढ़ाता हूं उसी प्रकार से मैं ऑनलाइन में पढ़ाता हूं, और ऑनलाइन में जो भी होगा, जब भी मैं शुरू करूंगा तो जरूर अनाउंस करूंगा। और फिर आप एक बार पढ़ के देखिए, इंग्लिश की समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। उस समस्या जिसके लिए आप लोग कहते हैं कि सर आपको बहुत गहन ज्ञान है, इस ज्ञान के बारे में जानिए कि कितना ज्ञान है और क्या है। और आगरा के अगर आसपास के लोग हैं तो जरूर मेरी क्लास ज्वाइन करिएगा। और आपको लगेगा भीड़ के साथ मत जाइए, भीड़ के साथ सोच के बैठे हुए हो तो भाई कुछ नहीं हो सकता। पर हाँ, अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हो, या आप ये चाहते हो कि ये चीज़ को और उसके आधार पे ही एग्जाम को फाइट हो, तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ या मैं जानता हूँ, वो अपने बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ी को मैं देना चाहता हूँ। सिर्फ पैसा कमाना मेरा पर्पज़ नहीं है। आप जुड़े रहिएगा और अच्छी अच्छी चीज़ों को देखिएगा। इसके बाद अगला वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, उस वीडियो में मैं आपको वर्ब की सिंगुलर प्लूरल का फंडा है वो बताने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।